एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अर्पिता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का सैम्पल पेपर, जो कि आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है सीबीएसई से। मैंने उसे इसमें डाला हुआ है और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में तो आप उसे आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज सैम्पल पेपर 1 सोशल साइंस, जिसका कोड है 087। मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम आपको 3 घंटे ही मिलेंगे। अब क्योंकि सीबीएसई की डेट शीट भी रिलीज़ हो गई है तो आप सबको अब तैयारी कर लेना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, सैम्पल पेपर लगा लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी बहुत सारे सैम्पल पेपर की सीरीज़ जो है वो मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपको लगाना है सैम्पल पेपर तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आप लिंक्ड रहोगे हमसे, ताकि हमारे सारे अपलोड्स और वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन ए। नाउ इंफॉर्मेशन एक है, आपको जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ आने वाले हैं सोशल में। तो दिस इज़ ईजी स्कोरिंग। 20 मार्क्स के एमसीक्यू हैं। अगर आपने एमसीक्यू सारे सही कर लिए तो यू कैन ईजिली स्कोर 20 मार्क्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। नाउ अगैन सोशल में पिक्चर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। तो जब भी आप ध्यान रखना, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक की, तो ये क्वेश्चन आता है तो आप सारे इमेजेस को अच्छे तरीके से स्टडी करो। उसके नीचे जितना भी पैराग्राफ में दिया जाता है उसे अच्छे से पढ़ो, ताकि आप उससे फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हु डिज़ाइन द कवर ऑफ जर्मन एल्मानक। ऑप्शन है आपके ओटो वॉन बिस्मार्क, बी एंड्रियास डेपमैन, सी गिउसेप मज़ीनी एंड डी नेपोलियन। ओके, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एंड्रियास डेपमैन। ओटो वॉन बिस्मार्क का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने जस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था रशिया के तरफ से। गिउसेप मज़ीनी वो बॉर्न हुआ था जेनोवा में, मेंबर ऑफ कार्बनरी था। उन्होंने बहुत सारी एसोसिएशंस बनाई थी, लाइक यंग इटली इन मार्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। उनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। नेपोलियन तो टोटली इज़ नॉट रिलेटेड इन दिस क्वेश्चन। लाइक वो फ्रांस में था और वहाँ का रूलर था, वहाँ पे उसने रूल किया, बहुत सारे रीजन्स को कैप्चर किया, बट उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। Second question, when was the first clear expression of nationalism noticed in Europe? बहुत ही डायरेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको सीधे सीधे बताना है। फ्रेंच रिवोल्यूशन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 1789, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ये मोटिवेशन कहाँ से आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था। फर्स्ट फ्रांस आज़ाद हुआ, उसके बाद पूरे कंट्रीज़ ऑफ यूरोप जितने भी थे वो भी स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म रखते थे और हर जगह इस चीज़ों को फैलाया गया ताकि तुम भी आज़ाद हो, हम भी आज़ाद होंगे। तो ये फ्रांस से आया था। ठीक है, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। सो दिस वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको मैच करना है। टेक योर टाइम। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका जो सिल्क रूट है ना, वो है आपका प्री मॉडर्न ट्रेड लिंक्स, जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है एक साथ, ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके पुराने ज़माने में। G77 आपका क्या है, ये कंट्रीज़ डिमांडिंग अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। टोटल 77 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। कैनल कॉलोनीज़ आपका है सेमी डेजर्ट वेस्ट इन पंजाब ट्रांसफॉर्म्ड बाय इरिगेशन। इस पंजाब में ऐसे करने के लिए जितने भी सेमी डेजर्ट एरियाज़ थे उनको इरिगेशन प्रोवाइड कराने के लिए कैनल कॉलोनीज़ बनाई गई। वर्ल्ड बैंक क्या है, इंस्टीट्यूशन विच वाज सेट अप टू हेल्प पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन। जितने भी कंट्रीज़ थे वो चाहते थे, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प रिक्वायर्ड थी, तो ये वर्ल्ड बैंक ने उनकी हेल्प की थी। होसे था कार्निवल इन ट्रिनिडाद। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तरफ से इसे अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू साइज। ओके, सो फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, 1, 3, 2 एंड 4।
फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड प्रोविंस था, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी था, उसके बाद हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड देन बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत बार रिपीटेड हुआ देखा है, तो ये आपको अटेम्प्ट करना है और इसे याद कर लेना है। एग्जैक्टली आपको याद ही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं करना है। ओके, सो इसका आंसर है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बी ऑप्शन। ठीक है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन, प्रोसेसिंग ऑफ जूट एंड रबर कौन से कैटेगरी में आता है, कौन से इंडस्ट्रीज में आता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एग्रो बेस्ड। मिनरल और बिजनेस से तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो क्या फ़ायदा वो डाल के, नन ऑफ दीज नहीं होगा, एग्रो बेस्ड होगा। ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन, जोन दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, पोर्ट आपको बताना है और स्टेट आपको बताना है। ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट गुजरात का पोर्ट क्या है, ये हिंट भी आपको दिया हुआ है, टाइडल फोर्ट है, ट्रेड फ्री जोन है। ईस्टर्न कोस्ट का कौन सा स्टेट है जिसमें टूटिकोरिन पोर्ट है, और ये नेचुरल हार्बर है रिच हिंटरलैंड के साथ। ओके, तो मैं आंसर बता रही हूँ। सेवन्थ का ए जो है ये हमारा कांडला है, कांडला पोर्ट गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए होगा। और ईस्टर्न कोस्ट का जो स्टेट है जिसमें टूटिकोरिन है वो तमिलनाडु है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ओके, सो एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंट? अगेन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, आप देखते रहो, बहुत सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसे अच्छे से याद किया करो। ठीक है। यहाँ पे पुतिन है, डेमोक्रेसी है, और उसे रीन टाइट रखने को बताया जा रहा है, तो इसका क्या आंसर होगा वो बताओ मुझे। ओके, सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स विच आर कंट्रोलिंग द डेमोक्रेटिक रिजीम्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। मेन लीडर्स नहीं, ये नहीं होगा, मोर पावर्स इज गिवन टू डेमोक्रेसी, बिल्कुल नहीं। पुतिन इज एडवाइजिंग बस टू कंट्रोल द हॉर्स टाइटली, ये एक्चुअली डायरेक्टिव सीधा सीधा बता दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़े। नाइन्थ, आइडेंटिफाई द कंट्री, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल अटेम्प्ट करो, आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है। Emerged as an independent country in 1948, neighboring country of India, and 74% of population speaks Sinhala, while 18% Tamil speakers. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language of this country. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। आपको इसका इंडिपेंडेंट साल याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखोगे, तो इंडिया के एक साल बाद ये इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है। और नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, ये तो आपने गेस कर ही लिया होगा, इंडिया तो होगा नहीं, बेल्जियम होगा नहीं, जर्मनी होगा नहीं, तो श्रीलंका ही है ऑफ कोर्स। अगर आपने पावर शेयरिंग पढ़ा है तो आपको बिल्कुल आना चाहिए क्वेश्चन। आगे बढ़े। ओके, 10th क्वेश्चन मैचिंग है, अगेन मैच करो। कौन सा सही मैच्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कम्युनलिस्ट, अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। फेमिनिस्ट, ये देखना एक बार, अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये वाला कुछ नहीं है। फेमिनिस्ट वो होता है विच बिलीव इन इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है। सेक्युलरिस्ट, अ पर्सन हु थिंक्स, कास्ट नहीं, कास्ट से कुछ, कास्टिस्ट, द पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स, ये है आपका फेमिनिज्म का डेफिनेशन, ये वाला डी में जो है वो आपका फेमिनिज्म का डेफिनेशन है। 11th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ये श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन और बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन आपको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इसीलिए। तो 11th का आंसर होगा आपका ए बी सी, हाँ ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए। मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग 80% है, ये क्वेश्चन मार्क हटा देना यहाँ से। ओके, बी है, अमंग द तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कहाँ से आए, क्योंकि जब इंडिया था ना तो वहाँ पे ट्रेड करने आते थे लोग श्रीलंका में, वहीं पे वो लोग बस गए और उनका परिवार वहीं पे फ्लरिश हुआ, तो वहाँ से आए वहाँ पे इंडियन तमिल्स। एंड सी, देयर आर 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। डी नहीं होगा, हिंदूज मुस्लिम का कोई बात ही नहीं है, बुद्धिस्ट है एंड वो है, तो ये नहीं होने वाला। आगे चलते हैं।
अब बारी आती है आपकी असर्शन और रीज़न क्वेश्चन की। असर्शन बोलता है द न्यू रीडिंग कल्चर वॉज accompanied by a new technology. And reason, from hand printing there was a gradual shift to mechanical printing. अब इसका आंसर दो आप 12th का। बीच में ना आप बिकॉज लगा सकते हो आफ्टर ए सेशन, जैसे द न्यू रीडिंग कल्चर वॉज accompanied by a new technology बिकॉज फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वॉज अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आपका जो है आर वो सही एक्सप्लेनेशन है सेशन का। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए चूज़ किया है यू आर राइट। 13th क्वेश्चन, द इंडियन यूनियन इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। रीज़न, हाँ इंडिया क्या है आपका, इंडिया है आपका क्वाजी फेडरल। कौन सा फेडरल, क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल, इंडिया आपका क्वाजी फेडरल है। रीज़न, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब आपको आंसर बताना है, हिंट तो मैंने आपको बता दिया, असर्शन रॉन्ग है। आर इज ट्रू, ठीक है, सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन, what are the kinds of routes through which federations have been formed? कितने टाइप के फेडरेशंस होते हैं वो भी आपको याद करना है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, हेल्ड टुगेदर फेडरेशन, वो भी आपको याद रखना है। 14th का आपका आंसर होगा ए भी होगा बी भी होगा, सो ऑप्शन सी वुड बी राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। वन रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर एंड दूसरा है where a large country divides its power between all the states and national government के बीच में power divide हो जाती है, तो वो है, तो both A and B is the right answer. 15th, which among the following is a development goal for landless rural laborers? अब एक लेबर को क्या चाहिए आपको वो बताना है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर उसको नहीं चाहिए, बेसिक नीड्स उसकी नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है आपका, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उसको अपने बच्चे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ाना और वो नहीं पढ़ाएगा। टू शिफ्ट टू द सिटीज़, माइग्रेशन इतना ज़रूरी नहीं है, उससे बस एक बेटर वेज चाहिए और मोर डेज ऑफ वर्क चाहिए, है ना। इसीलिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, जो भी लोग काम नहीं करते हैं रूरल एरियाज़ में, उनके लिए था वो। 16th क्वेश्चन, आपको एवरेज इनकम निकालनी है। ये थोड़ा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल मेंबर्स अकॉर्डिंग टू स्टैट्स इन द टेबल। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये जितने भी इनकम है ना इसे आप टोटल करो और जितने टोटल कितने 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। सो 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10,000। जब आप करोगे तो आपको 10,000 मिलेगा, ठीक है। 17, read the information and select the correct option. Assume there are 4 families, ये भी वही करना है आपको, बस एक फैमिली का है वो इनकम ऑफ द 4th फैमिली आपको x मान के उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। आपका सही आंसर आएगा इसमें 6,000, ऑप्शन नंबर डी 6,000। 18th का, अब अगेन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखो। स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। Which is the main source of credit for rural household in India? ये रूरल हाउस होल्ड है, मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट का है ये देखो। 27% कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, 25% कॉमर्शियल बैंक्स है और 30% मनी लेंडर्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मनी लेंडर्स, ठीक है। यही तो बात है, उन्हें इतना एजुकेशन नहीं है या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ताकि वो बैंक में जाए, अपने पैसे को सही तरीके से उन्हें पता हो कैसे यूज़ करना है और कम इंटरेस्ट रेट पे कैसे वो कर सकें, ठीक है। आगे बढ़े। 19th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलेट्रल एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन है आपका, कोलेट्रल इज व्हाट पुशेस द बोरोवर इनटू अ पेनफुल सिचुएशन। B, collateral is the amount that RBI gets from other banks. C, collateral is an asset that the borrower owns and uses as a guarantee to a lender. या फिर D, collateral is deposit facility like check. Now ये करेगा आपकी एबिलिटी को चेक, तो ऑप्शन नंबर C is the right answer. Collateral is an asset. फर्स्ट जो है ना आपका वो है डेब्ट ट्रैप. Debt trap is a situation where it pushes the borrower into a painful situation from which recovery is not possible या फिर it's very hard to recover.
बी है कोलेटरल इज द अमाउंट दैट आरबीआई गेट्स फ्रॉम अदर बैंक, नहीं बिल्कुल नहीं। कोलेटरल इज अ डिपॉजिट फैसिलिटी लाइक चेक, नहीं। कोलेटरल एक एसेट होता है जो कि जैसे गाड़ी हो गई, आपका घर हो गया, जो कि आप उस लेंडर को दे देते हो ताकि तब तक वो गारंटी रखता है कि ओके ये जब हमें पैसा वापस से पे कर देगा, लोन चुका देगा, तब हम इसे ये दे देंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ ईयर इन 3 सेक्टर्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने आपको हिंट दे दिया। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल द सेक्टर। 3 सेक्टर पर्टिकुलरली हम नहीं बोल सकते, प्रोड्यूस इन दैट सेक्टर, कौन सा सेक्टर भाई। द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड, द वैल्यू ऑफ गुड्स कैलकुलेटेड सेपरेटली, नहीं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हम काउंट नहीं करते, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट करते हैं, ठीक है। ओके, सेक्शन बी की शुरुआत करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 21 to 24 आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाउ हैड नॉवेल्स बीन ईजिली अवेलेबल टू द मासेस इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हैं, इंटरप्रेट एनी वन फियर इन द माइंड्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटीज एंड मोनार्क्स अबाउट द प्रिंटेड टेक्स्ट ड्यूरिंग 16th सेंचुरी इन यूरोप। आंसर देखो, 21 का आंसर है। तो आपको 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, पर अगर आपको श्योर करने अपने मार्क्स तो 3 पॉइंट लिखना। नॉवेल्स हैव बीन ईजिली अवेलेबल टू द मासेस इन यूरोप बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंटिंग प्रेस हमारा इन्वेंट हो चुका था और उसके वजह से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, बहुत सारे बुक्स छपने लगे हर जगह, और बुक्स की जो पॉपुलैरिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी यूरोप में। तो जितने पुअर फैमिलीज भी थे वो भी ट्राई करते थे, जिनको रीडिंग आती थी बेसिकली, जो एजुकेटेड थे वो पढ़ना चाहते थे बुक्स। डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मेड इट पॉसिबल टू सेंड द कॉपीज ऑफ नोवेल ऑल ओवर यूरोप। अब ट्रांसपोर्टेशन भी इतनी अच्छी हो गई थी उस टाइम तक कि हम हर जगह पूरे यूरोप में अपनी बुक्स की प्रोडक्शन फैला सकते थे। सेटिंग अप ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज और लेंडिंग लाइब्रेरीज ऑल्सो मेड नोवेल्स ईजिली एक्सेसिबल। तो आपने ये समझा कि कैसे ये जो था नॉवेल्स इतने इजीली अवेलेबल हो गए थे उस टाइम तक पूरे यूरोप में, ठीक है। जिन्होंने ये अटेम्प्ट नहीं किया उनके लिए और वाला क्वेश्चन है, फियर इन द माइंड्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटीज़ एंड मोनार्क्स। क्या उनको किस बात से डर लगता था कि ये प्रिंटिंग हमारा ख़राब कर देगी? वो है जो इफेक्ट्स वो लोग क्रिएट करते थे, प्रिंटिंग वर्ड, वो सोचते थे कि हमारे खिलाफ अगर कुछ बात होगी तो वो पीपल के माइंड में इजीली वो हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, लोग अपने तरफ से बुक छाप के उन्हें उसके प्रति भड़का सकते थे। दूसरा बात, इट वॉज फियर दैट देवर नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड। कोई भी लोग कुछ भी प्रिंट कर देते थे, कोई कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर। रिबेलियस एंड इरेजुलस थॉट्स एंड आइडियाज़ कुड स्प्रेड, यानी कि झगड़ालू और जितने भी रिलीजन को हेट करने वाले लोग होते हैं वो भी अपना थॉट्स एंड आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकते थे थ्रू बुक्स, ठीक है, अपना बुक पब्लिश करके। 22 क्वेश्चन है, नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, क्यों? सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 ways टू मेक इट पॉपुलर। नेचुरल गैस इजीली एक्सेसिबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, आपको कुछ मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलर हो सके। ओके, आंसर आपका फर्स्ट पॉइंट लिख देना, नेचुरल गैस इज द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, when burned natural gas produce about 45% less carbon dioxide than coal and 30% less than oil and 15% less than wood। ये वाला पॉइंट अगर आपने लिख दिया ना तो आपको बेसिकली अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का पॉइंट है। नेचुरल गैस इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट व्हेन इट इज कॉम्बस्ट। ओके, क्लियर, 3 पॉइंट्स बहुत होगा इसके लिए। 23 क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स सस्टेन डेमोक्रेसी इन इंडिया। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही है? तो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी इज लाइक्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड ब्रदरहुड। इसके वजह से हम इंडियंस में कोई झगड़ा नहीं होता, सबकी इक्वालिटी पे बात होती है, फ्रीडम पे बात होती है, हम सब भाईचारे की भावना रखते हैं। सेकेंड पॉइंट, टू अचीव द प्रेस्क्राइब्ड गोल्स, जैसे कि सेक्युलरिज्म हो गया,
सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नेशनल यूनिटी एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। हर तरीके से डेमोक्रेसी अपना रोल बहुत अच्छे से देती है। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज कम्प्लीटली ऑन द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। एंड आपका पॉइंट नंबर 3 होगा, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन अ लिबरल फ्रेमवर्क। अच्छे तरीके से उसे फ्रेम किया गया ताकि हर एक चीज़ को वो ध्यान में रख सकें, ताकि किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं हो और सब कुछ फ्रीली चले। ठीक है। 24th क्वेश्चन देखना, द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। ये बात क्यों कही गई है और आपको इसे जस्टिफाई करना है। द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ टुडे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब ये बात एक एग्जाम्पल से समझो कि अगर आपके पास 30,000 है और आपको बहुत ही एक चीज़ की ज़रूरत है जिसके वजह से आपका काम नहीं चल सकता, तो आप उसे यूज़ करोगे और वो चीज़ खरीदोगे, राइट। ये नहीं सोचोगे कि फ्यूचर में अगर किसी को 30,000 काम आए, फॉर एग्जांपल किसी को भी काम आए तो मैं उसे दे सकूं, ठीक है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अगर आपको अभी लैंड की ज़रूरत है तो आप ये नहीं सोचोगे फ्यूचर में कौन ये लैंड खरीदेगा वगैरह, आप उसे खरीदोगे, राइट। Sustainability is the capability to use resources judicially and maintain ecological balance. एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए और एक जुडिशली हर एक चीज़ को यूज़ करने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। इट लेज एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड चेक एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्शन करता है और चेक करता है। Sustainability is important to stop over exploitation and over use of resources. ओवर यूज़ नहीं होने देता रिसोर्सेज को, एक्सप्लॉइट नहीं होने देता, मैनेज करना पड़ता है, बहुत ही अच्छे से यूज़ करना पड़ता है, तब ये इशू नहीं होता। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्शन सी, जिसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन। 25th question, describe the role of different religious groups in the development of anti-colonial feelings in Vietnam. Answer देखो, religion played an important role in development of anti-colonial feelings. क्यों? Vietnamese religious beliefs were a mixture of Buddhism और local practices जो होता था Confucianism के प्रति। when French introduced Christianity here, the Vietnamese reacted sharply. It angered them, and as a result, an early anti-Christianity movement हुआ था आपका। ये क्वेश्चन आपका पुराना क्वेश्चन है, तो अगर आप इस पे ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा। शायद से ये जो फ्रेंच वाला है ये आपको नहीं दिया गया है इस सिलेबस में, वो आप मुझे बताना। ओके, 26th क्वेश्चन देखना, हाउ हैड इंडियन ट्रेड बीन बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। कैसे इंडिया का जो ट्रेड था ब्रिटिश के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ ब्रिटिशर्स के लिए। या फिर वाई डिड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन एट द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। आंसर है आपका, The Indian traders had been beneficial for the British during 17th century because cotton, silk, indigo, dye, saltpeter and tea were in demand with Britain, and उसकी सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी कहाँ थी? इंडिया में थी और चीपली थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीप थी, जिसके वजह से ब्रिटिश आते थे, हमारा लैंड खाली करवाते थे, वहाँ पे इंडिगो, चाय वगैरह वगैरह ग्रो करवाते थे, एंड देन वो लोग यूज टू ट्रांसपोर्ट दीज ऑल टू ब्रिटेन। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। हैंडमेड प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी होती थी वो बहुत ही टॉप की होती थी, और नए नए कारीगर लोग अच्छे से उसे डिज़ाइन करके वो लोग इम्पोर्ट कराया करते थे। दे वे बेटर फिनिश्ड, ऑफकोर्स हैंडमेड है, अच्छे से ध्यान देके बनाया जाता था, मशीन से नहीं हो पाता ये काम, इसीलिए वो लोग हैंडमेड वर्कर्स को वो करते थे, अपॉइंट करते थे। दे वर इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड, ऑफकोर्स दे वर केयरफुली डिज़ाइन, मशीन मेड गुड्स वेयर फॉर एक्सपोर्ट टू कॉलोनीज। क्लियर, आगे बढ़े। या फिर एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल में आप लिखोगे ब्रिटेन इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन टेक्सटाइल, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो कम हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू इंडिया इंक्रीज्ड, द मैनचेस्टर गुड्स फ्लडेड इंडियन मार्केट।
बहुत ज़्यादा मैनचेस्टर के जो सामान थे वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे, वो इंडियन मार्केट में बहुत तरक्की कर रहे थे. द मशीन मेड गुड्स वे चीपर एंड वीवर्स कुड नॉट कम्पीट विद दैम. क्योंकि वहाँ पे मशीनरी का यूज़ हो रहा था जिसकी वजह से फास्ट प्रोडक्शन हो रही थी और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे थे. पर यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा था, हैंडमेड हो रहा था, लिटिल बिट स्लो प्रोसेस था और धीरे धीरे बन के रेडी होता था तो फिर उसे सेल किया जाता था. उसके प्रॉपर प्राइसेस भी नहीं मिलते थे उनको, तो उससे compete नहीं कर पा रहे थे वो. रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया shot up the prices of cotton. And by 1850 exports from most weaving regions got declined and desolated. अब क्योंकि इनका प्रोडक्शन वाला जो चीज़ था वो कम हो गया, एट द सेम टाइम उनका रॉ मटेरियल्स का जो एक्सपोर्ट था इंडिया का, हमारे इंडिया का, वो बढ़ने लगा. यहाँ पे जितने भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल कम हो गया, उनका ट्रेड कम हो गया और रॉ मटेरियल्स का ट्रेड फ्लरिश करने लगा. ठीक है. 27th क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ये आपका इजी क्वेश्चन है. ये देखो, इट इज़ प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स. पुराने ज़माने के टूल्स लेके, स्टिक्स लेके फैमिली मेम्बर्स काम करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन मानसून्स. हमारा आर्टिफिशियल कैनल्स वगैरह नहीं है इसमें. मानसून पे डिपेंड करते हैं, बारिश पे, रेन पे, सॉइल पे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जहाँ पे आप एक लैंड लेते हो, वहाँ के जितने भी पेड़ होते हैं उसे काटते हो, जलाते हो और उसकी जो ऐश होता है ना, उसे ज़मीन में मिला के फर्टिलिटी करते हैं. देखो, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस क्रॉप फॉर द सस्टेनेंस. और जब इस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे एरिया को और उसे अबंडेंट छोड़ देते हैं. लैंड इज़ लेफ्ट अबंडेंट. दे क्लियर फॉरेस्ट बाय बर्निंग एंड अगेन सो क्रॉप्स टू द नेक्स्ट लैंड. I hope it is clear. 28th question, explain any 3 function of opposition political parties. अब जो पार्टी जीतती है वो तो भाई जीती जाती है और जो नहीं जीतती उसका रोल क्या है हमारे पॉलिटिकल तरह से देखें तो वो है उस पर सवाल उठाना. जब पॉलिटिकल पार्टी दे क्वेश्चन ऑन रूलिंग गवर्नमेंट एंड मेक देम अकाउंटेबल टू द पब्लिक. जो वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल्ड देम अकाउंटेबल टू द पब्लिक. और लेजिस्लेचर में जो होता है, दे रोल इज़ टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट टेक एनी स्टेप विच इज़ अगेंस्ट द पब्लिक. इंटरेस्ट जो है पीपल का, जो भी उनके फेवर में है, उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए. ये इंश्योर करते हैं उन पे सवाल उठा के. ठीक है. Their duty is to check and ensure that the action of ruling party is for the benefit of the masses and to support the government. वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, लॉ के खिलाफ नहीं होना चाहिए और जितने भी वो स्टेप्स करते हैं रूलिंग पार्टी, वो फेवर में होना चाहिए, लोगों के फेवर में होना चाहिए ताकि उन्हें बेनिफिट हो. ओके. वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं. स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर चेक्ड एंड कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक. ठीक है. ये आपका पावर एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं होना चाहिए. दे हसल टू प्रिवेंट देमसेल्फ एज अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. 29th. ओके, 29th का इधर क्वेश्चन है. हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द लाइफ ऑफ इंडियंस. ग्लोबलाइजेशन के वजह से इंडिया के पीपल में क्या इफेक्ट हुआ, उसे हमें एग्जाम्पल से समझाना है. तो ये वाले पॉइंट आप लिख सकते हो. ग्लोबलाइजेशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन बूमिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज. इसकी वजह से जो भी ये ट्रेड वगैरह बढ़ गए, इंडियन सामान बिकने लगा, लाइक ग्रेटर कंपटीशन हो गया प्रोड्यूसर्स में, पब्लिक को बहुत वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिली. ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन इज अ ग्रेट एडवांटेज टू कंज्यूमर एज देयर इज वाइडर चॉइस रिगार्डिंग द एवरी प्रोडक्ट बिफोर दैट. अब आपके पास शैम्पू ही है, फॉर एग्जांपल शैम्पू, तो आपके पास डिफरेंट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ ब्रांड है. आप इसका लगाओ, उसका लगाओ, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं कि अगर आपको ये पसंद नहीं आया आप दूसरा पे स्विच कर सकते हो. इस तरीके से ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन मेनी MNCs हैव इंक्रीज्ड द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. दिस हैज़ नॉट ओनली हेल्प्ड इन द इनफ्लो ऑफ कैपिटल बट लार्जली हेल्प्ड इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ जनरेशन. यहाँ पे सारे एडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं, तो MNCs का भी एडवांटेज आया. वो लोग, इंडिया चीप कंट्री है तो वो यहाँ पे आते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे एक कंपनी करके उससे एक कंपनी खोलते हैं और फिर इनफ्लो ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है.
लोकल कंपनीज जो है उनको डिसएडवांटेज होता है. लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्री आर बीइंग सेट एज रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच हैज़ प्रॉस्पर्ड लीप्स एंड बाउंड्स. अब आपको इसमें डिसएडवांटेज नहीं लिखना है क्योंकि ये एडवांटेज क्वेश्चन है. ठीक है. Large Indian companies have emerged as multinational companies. This has helped our country to increase our contacts around the world. ये GDP increase करने पे help करता है, per capita income and living standards and better across the world. Okay, worldwide पूरे level पे ये बहुत ही help करता है हमारी GDP को increase करने में, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, इंडिया को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए. ओके, सो ये है ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन डी लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है आपका 30 to 33. ठीक है, पर यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिए क्योंकि 33 वाला क्वेश्चन था ना वो आउट ऑफ सिलेबस था. हाईलाइट द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन द बाल्कन रीजन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आप लिख सकते हो. और अगर आपको ये नहीं करना तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, आपको पार्टिसिपेशन दिखाना है, कैसे इतने लोग कैसे कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, पार्टिसिपेट किया. तो आगे देखो. द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन जिसमें आज का प्रेजेंट डे रोमेनिया था, बुल्गारिया था, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो. आप इसे ABC के तरीके से याद कर सकते हो. A फॉर अल्बेनिया, B फॉर बुल्गारिया, C फॉर क्रोएशिया, ऐसे करके याद कर सकते हो. कुछ तो याद होगा आपको, तो आप तीन लिख दो, बहुत सारा है. The spread of ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. क्योंकि ये बाल्कन रीजन जो था ओटोमन एम्पायर के रूलिंग में था. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग वेराइटी ऑफ एथनिक थे जो कि आपस में लड़ने लगे. Although the 19th century of the Ottoman Empire has sought to strengthen itself through modernization, but they have little success. Because of यहाँ के inhabitants जो थे उन्हें क्या कहते थे, Slavs. Okay, as the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, Balkan area became an area of intense conflict. अब आपस के जितने भी रूलिंग वगैरह थे उनमें झगड़ा हो गया और वो सब ऑक्यूपाई करना चाहते थे ये बाल्कन रीजन को. ईच पावर जो कि था रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, एस्ट्रो हंगरी एम्पायर, वो सब इस पे ऑक्यूपाई करना चाहते थे एंड दे वांट टू एक्सटेंड देयर ओन कंट्रोल ओवर दिस एरिया. एंड स्लोली ये जितने भी वॉर थे ये बड़े होने लगे. दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द वर्ल्ड वॉर 1. तो वर्ल्ड वॉर 1 किसके वजह से हुआ था, इसी बाल्कन एरिया के वजह से हुआ था, जिससे बहुत सारे जितने भी लोग थे रूलिंग वगैरह उन्होंने एम्पायर इसे ऑक्यूपाई करना चाहते थे. और जितने भी रीजन थे जोग्राफिकल एथनिक वेरिएशन के वजह से उनके बीच में भी बहुत सारे वॉर्स चलते थे, जिसके वजह से स्लोली ये वर्ल्ड वॉर 1 में की वजह बन गया. दूसरा क्वेश्चन जो अगर आप ये अटेम्प्ट नहीं करोगे सिविल डिसोबीडियंस वाला तो ये देख लो. रिच पेजेंट्स का क्या रोल था. रिच पेजेंट्स कम्युनिटी लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये मूवमेंट को ज्वाइन किया क्योंकि इनकी कमर्शियल क्रॉप जो थी वो ट्रेड डिप्रेशन और फॉलिंग प्राइसेस की वजह से बहुत कम उनका रेट हो गया था और दे वांटेड अ डिमांड टू फाइट अगेंस्ट दीज हाई रेवेन्यूज. पुअर पेजेंट्स का जो था वो ज्वाइन द मूवमेंट बिकॉज दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे रेंट. इनकी रेंट की प्रॉब्लम थी और जितना भी लैंडलॉर्ड थे वो लोग इन्हें बहुत परेशान करते थे पैसों के लिए, तो इसीलिए उन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन किया. बिजनेस क्लास they reacted against colonial policies that restricted activities because they were keen on expanding their business. उन्हें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी हमारे इंपोर्ट और फॉरेन गुड्स के. चाहते थे वो लोग कि स्वराज जो था वो कैंसिल कर रहा था क्योंकि कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस एंड ट्रेड, इसके वजह से उनका जो ट्रेड हो सकता था वो बिना कोई रुकावट यानी कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन के वजह से वो रुक जाता था पहले. पर अब क्योंकि उन्होंने पार्ट लिया है एंड दीज आर प्रॉमिस्ड लाइक उन्हें अच्छे से ट्रेड मिलेगी, तो इसीलिए उन्होंने इसमें पार्ट लिया. इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के इन्होंने क्यों पार्ट लिया, क्योंकि दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स. पार्ट लिया उन्होंने पर बहुत ही कम लेवल पे लिया. क्यों कम लेवल पे लिया, क्योंकि
सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग कुछ गांधीयन प्रोग्राम थे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया फॉरेन गुड्स को, और अपने लो वेजेस उन्हें मिलते थे, पुअर वर्किंग कंडीशंस थी, उनके वजह से जब फॉरेन गुड्स बैन हुआ ना तो इंडियन गुड्स की प्राइसेस जो थी वो बहुत महंगी थी। खादी जो कपड़ा था उसकी प्राइस बहुत महंगी थी, और क्योंकि वहाँ पे मशीनरी की वजह से गुड्स प्रोड्यूस होते थे तो वो सस्ते मिलते थे, तो इसीलिए उन्होंने इतना नहीं शो किया, उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। वुमेन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया उन्होंने। देयर वाज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिक्विड शॉप्स, मेनी वेंट टू जेल ऑल्सो। तब भी उन्होंने पार्ट लिया। उन्होंने अपने जितने भी मूवमेंट, जितने भी राइट्स थे उसे शो करने के लिए उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट किया, इवन डांडी मार्च में भी वो लोग गए। 32 question describe the rationale behind the implementation of decentralization in India. Describe any 3 steps taken in Indian government towards decentralization of power in 1992. आंसर इसका, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर एक आदमी की नीड्स नहीं सुन सकता, नहीं सॉल्व कर सकता। लोकल गवर्नमेंट जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके पास नॉलेज रहती है कि उनके लोगों को क्या चाहिए। It helps women to participate in the decision making process because 33% seats are reserved for women in local government. Important point याद कर लेना इधर। It takes off burden from central and state government, ठीक है? And it strengthens democracy at the local level. It is possible for the people to directly participate in decision making because they know better ना कैसे उनके एरिया में क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों को क्या ज़रूरत पड़ता है, उन्हें अच्छी तरह से पता है। ओके और ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इट फॉर्मलाइज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज सिस्टम हुआ है जिसके वजह से लोकल लेवल पे मैनेजमेंट होने लगा, लोगों की पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग लेवल प्रॉस्पर होने लगी, टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस होने लगे पंचायत बॉडी को इलेक्ट करने के लिए। रिजर्व 1/3 ऑफ सीट्स फॉर द वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट and state governments are needed for the proposal of sharing some powers on revenue with local self-governing bodies. 1992 में local government bodies जो थे वो under control of the government, but after 1992 ये जो है खुद ही अपना status gain कर चुके थे। Seats are reserved for SC, ST and OBC in elected bodies and executive heard of the institution to ensure their equal participation. Clear? ओके टर्शरी सेक्टर से एक क्वेश्चन था आपका ये वाला। टर्शरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कैसे? वाई इज टर्शरी सेक्टर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट टू इंडिया, या फिर पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आपको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन की चॉइसेस आपको मिली है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अगर आपको टर्शरी सेक्टर वाला बहुत ईजी है, अगर आपको ये करना है तो इट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज टू पीपल लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेक्टर। अगर सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं तो टर्शरी सेक्टर भी बढ़ेगा। एज इनकम लेवल राइज, पीपल वांट मोर फैसिलिटीज, मोर सर्विसेज लाइक होटल्स, टूरिज्म एक्सेट्रा। Due to globalization, people have become more aware of new services like transport, communication, जिसके वजह से टर्शरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है। द सेक्टर हैज़ अ बिग कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो इंडियन इकोनॉमी की हो रही है वो टर्शरी सेक्टर की वजह से हो रही है। और जितने भी सेक्शंस हैं पीपल के वो डिमांड कर रहे हैं और उससे फ्यूल करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंडिया को, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन के लिए आप ये लिख सकते हो। इट प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ इनकम। इट इंश्योर्स इक्वालिटी एंड इनकम, wealth, balanced region development, encourages development of small, medium and cottage industries, ensure easily availability of goods and modern rates,
जितने भी गुड्स हैं उसे अवेलेबल कराने के लिए एक मॉडरेट रेट पे ये इंश्योर करती है। कंट्रीब्यूट्स टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज। मैप का क्वेश्चन आ गया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैप वाला क्वेश्चन। 2 प्लेसेस आपको मार्क किया हुआ है, एक इधर है ये देखो और एक इधर है। आपको बताना है यहाँ पे क्या हुआ था। द प्लेस वेयर इंटरनेशनल कांग्रेस सेशन, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे हिंट दे दिया है। मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स एंड आपको लोकेट कोई भी 3 करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोलकाता जानते हो तो कोलकाता कर दो। बोकारो एन आयरन एंड स्टील प्लांट, तिरुवनंतपुरम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड रामानुगुंडम थर्मल पावर प्लांट। ये देखो ये जो प्लेस था ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे चौरा चौरी का हुआ था। चंपारण जहाँ पे आपका इंडिको वर्कर्स लोगों का स्ट्राइक था। ये आपका बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट जो कि आपका झारखंड में है। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रामानुगुंडम यहाँ पे है। नागपुर सेशन हुआ था 1920 में, ये जो आपका है ये वाला फर्स्ट ए का नागपुर है, दूसरे का मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण, और ये है आपका तिरुवनंतपुरम इधर। ओके, सो आई होप हमने सारे मैप पॉइंट कंप्लीट कर लिए। टोटल कितने थे आपको, इसमें 3 करने थे और इसमें 2 करने थे। टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब आपके लिए एक स्पेशल होमवर्क क्वेश्चन, आपका ये टास्क है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में लिखना है। व्हेन पूना पैक्ट वाज साइंड एंड बिटवीन whom, ये पूना पैक्ट जो था ये किसके बीच में साइन हुआ था, इसके पार्टिसिपेंट्स कौन थे, क्यों साइन हुआ था और कब साइन हुआ था। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। थैंक यू, बाय बाय। आई होप you enjoyed it. Like and subscribe to the channel.